आज हम लोग 9वीं कक्षा के अध्याय 501 के कुछ सवालों का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला इसमें सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। तो आइए, पहला इसमें प्रॉब्लम है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। आइए हम देखते हैं कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो मान लीजिए बिंदु हमारा है ए, तो यहाँ से एक रेखा ये भी खींच सकते हैं, एक रेखा ये भी खींच सकते हैं, एक रेखा इस तरह से भी खींच सकते हैं, एक रेखा इस तरह से भी खींच सकते हैं, इस प्रकार से इस तरह से भी खींच सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि दिए हुए बिंदु ए से हम कई रेखाएं खींच रहे हैं, इस तरह से और भी सारी रेखाएं खींच सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी दिए गए एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो पहला जो हमारा प्रॉब्लम है, एक बिंदु से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है, यह असत्य है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक बिंदु से कई रेखाएं खींची जा सकती हैं। अतः यह कथन हमारा असत्य है। अब दूसरा देखते हैं, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। तो दो दिए हुए भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। यह जो है हमारा अवगणित 5.1 है। यूक्लिड के अवगणित 5.1 के अनुसार दो दिए हुए भिन्न बिंदुओं से एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, जबकि यहाँ पर कह रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। इसको हम देख भी सकते हैं। मान लीजिए कि बिंदु ये है और एक बिंदु है, दोनों बिंदुओं से हम देख रहे हैं केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो अवगणित 5.1 के अनुसार दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है, जबकि यहाँ पर कह रहा है कि असंख्य रेखा खींची जा सकती है। इस प्रकार से यह भी क्या है, असत्य हमारा है। तो यह भी कथन असत्य है। तीसरा हम देखते हैं, एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो ये अवधारणा 2 के अनुसार किसी दी हुई एक शांत रेखा को, मान लीजिए रेखा छोटी है, इसको हम दोनों तरफ अपरिमित रूप से बढ़ा सकते हैं। तो अवधारणा 2 से एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है। तो यह जो हमारा है सत्य कथन है, सत्य। चौथा हम देखते हैं, यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। स्पष्टतः दो वृत्त बराबर होंगे तो वो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे, अर्थात वे समपाती होंगे। तो समपाती जब होंगे तो निश्चित रूप से उनकी त्रिज्याएं जो होंगी वह बराबर होंगी। हम लोग इस तरह से देख रहे हैं कि यह क्या है, कथन सत्य कथन है। दो वृत्त जब एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे अर्थात समपाती होंगे तो निश्चित रूप से उनकी त्रिज्याएं जो होती हैं बराबर होती हैं। तो बराबर वृत्त है, यानी कि वो वृत्त एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे अर्थात समपाती हैं, इसलिए उनकी त्रिज्याएं भी क्या हुई, बराबर हुई। तो यह कथन हमारा क्या है, सत्य है। पांचवा कह रहा है कि आकृति 509 में यदि AB बराबर PQ और PQ बराबर XY तो AB बराबर XY होगा। तो आकृति 509 हम देखते हैं। तो आकृति 509 में आपका A दिया हुआ है, एक रेखा ऐसे है, एक रेखा ऐसे है और एक रेखा ऐसे है। यह जो हमारा है AB है और यह जो है आपका PQ है और ये जो है आपका XY है। इस प्रकार से दिया हुआ है AB बराबर PQ और PQ बराबर XY है, तो AB बराबर XY होगा। देखना है सत्य है या असत्य है। तो हम लोग यूक्लिड के अवगणित पहला के अनुसार, यूक्लिड के अवगणित जो पढ़ाया तो उसमें पहला है कि अगर दो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर हो तो वे आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर AB जो है PQ के बराबर है और PQ जो है XY के बराबर है, अर्थात PQ जो है AB के बराबर है और PQ जो है XY के बराबर है। तो यहाँ पर AB एक ही वस्तु PQ XY PQ, AB PQ के और XY PQ के बराबर है, यानी कि दो वस्तु AB और XY जो है एक ही वस्तु PQ के बराबर है, तो निश्चित रूप से दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यह भी कथन क्या हमारा है, सत्य है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में दो कथन जो है क्या है, असत्य है और 3 कथन क्या है, सत्य है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक पद की परिभाषा दीजिए। तो बारी बारी से हम लोग
ये जो पद है इनकी परिभाषा को देखते हैं। तो पहला इसमें हमारा है समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो परिभाषा इनका होगा, तो आइए परिभाषा ऐसा देखते हैं, समतल में खींची गई वे दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो ये ऐसी रेखाएं होती हैं जो समतल में खींची जाती हैं और वे एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। जैसे मान लेते दो रेखाएं हैं, ये हमारा L है और M है, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इनके कुछ खास गुण होता है कि इनके बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा बराबर होती है। यहाँ पर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, और यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। कहने का अर्थ है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है हमेशा एक समान रहती है, इसलिए वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो समतल में खींची गई वे दो रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है समांतर रेखाएं कहलाती हैं। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं। तो दूसरा देखते हैं लंब रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस। वे रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर अर्थात 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती हैं लंब रेखाएं कहलाती हैं। तो जो दो रेखाएं होती हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर अर्थात समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं तो हम लोग कहते हैं कि वे लंब रेखाएं हैं। तो इस तरह से मान लीजिए कि हमारा एक रेखा है और एक रेखा ये है, एक मान लीजिए L है और एक M है, तो ये 90 डिग्री पर छेद करती है तो ये लंब रेखाएं कहलाती है, लंब रेखाएं हैं। L और M जो है लंब रेखाएं, क्योंकि एक दूसरे को ये 90 डिग्री अर्थात समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। नेक्स्ट रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। किसी रेखा का वह भाग जिसके दो अंतबिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाता है। तो एक रेखा मान लीजिए है, उसका एक ऐसा भाग लेते हैं जिसमें दो अंतबिंदु होते हैं तो उसको हम लोग रेखाखंड कहते हैं। जैसे मान लें कि हमारा ये AB एक रेखाखंड है क्योंकि एक रेखा का भाग है। मान लेते हैं कि हमारा रेखा यह है और यहाँ पर A और B दो बिंदु हैं, तो इधर का एक पोर्शन इधर का एक पोर्शन हटा देते हैं, तो इस प्रकार से जो खंड मिलता है यह रेखाखंड होता है। और इसको हम लोग, इसमें दो अंतबिंदु होते हैं। अगर कोई रेखाखंड है AB तो इसको हम लोग संकेत AB और ऊपर एक बार कर देते हैं तो इसको पढ़ते हैं रेखाखंड AB। यह जो है सिंबल रेखाखंड AB को निरूपित करता है। यह जो सिंबल होता है एक रेखाखंड AB को निरूपित करता है, इसको पढ़ते हैं रेखाखंड AB। वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्कल, वृत्त के केंद्र और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। तो मान लेते हैं हमारा कि वृत्त है तो इसका केंद्र जो है वो वृत्त है या वृत्त की परिधि इसको कह सकते हैं। तो इस पर स्थित किसी बिंदु मान लीजिए A को मिलाते हैं हम तो यह जो रेखाखंड मिलता है यही जो होता है वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। तो OA जो है वृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि वृत्त के केंद्र और वृत्त पर स्थित एक बिंदु A को मिलाने से जो रेखाखंड प्राप्त हुआ है वो त्रिज्या कहलाता है। तो ये वृत्त की त्रिज्या है। यह जो त्रिज्या होती है वह वृत्त के व्यास की आधी होती है। अगर हम लोग इसको यहाँ से इस तरह सीधी मिला दें तो ये जो बनता है वो हमारा मान लीजिए A' है, तो यह जो है वृत्त का व्यास होता है और ये त्रिज्या होती है। तो वृत्त की त्रिज्या जो होती है वृत्त के व्यास की आधी लंबाई की होती है। नेक्स्ट वर्ग स्क्वायर, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो वर्ग कहलाता है। तो वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, मान लीजिए कि हमारा है A B C D, तो AB जो है BC के बराबर हो, BC जो CD के बराबर हो, CD जो है D के बराबर हो। तो AB BC CD और D सभी आपस में बराबर हो। साथ ही साथ ये प्रत्येक जो कोण है, चार कोण इसके होते हैं, ये चारों कोण 90 डिग्री के हों, अर्थात 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। तो ये जो होता है क्या होता है वर्ग होता है।
तो वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो वर्ग कहलाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है नीचे दी हुई दो अवधारणाओं पर विचार कीजिए। पहला जो है दो भिन्न बिंदुओं A और B से दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु C ऐसा विद्यमान है जो A और B के बीच में स्थित होता है। तो कोई भी दो बिंदु हैं A और B, तो निश्चित रूप से इनके बीच में एक तीसरा बिंदु कहीं न कहीं हो सकता है। कहीं न कहीं A और B के बीच में तीसरा बिंदु हो सकता है, निश्चित है। यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित न हो। ये भी हो सकता है कि तीन बिंदु ऐसे हो, A, एक B हो और एक C हो। तो तीनों बिंदु ऐसे विद्यमान हैं जो कि एक रेखा पर स्थित नहीं है। कह रहा है कि क्या इन अवधारणाओं में कोई परिभाषित शब्द है? तो नहीं, इन अवधारणाओं में कोई परिभाषित शब्द नहीं है, सबकी परिभाषा दी जा सकती है। फिर अगला कह रहा है क्या ये अवधारणाएं अविरोधी हैं? तो बिल्कुल अविरोधी नहीं है, बिल्कुल अविरोधी है, क्योंकि दूसरे का विरोध नहीं कर रहे हैं। दोनों की अलग अलग परिभाषाएं हैं, दोनों धारणाओं की अलग अलग बातें हैं, तो ये अविरोधी हैं, विरोधी नहीं है। क्या ये यूक्लिड की अवधारणाओं से प्राप्त होती हैं? तो नहीं, ये यूक्लिड की अवधारणाओं से प्राप्त नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी अवैध 501 का यह पालन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहे हैं दो बिंदु A और B के बीच एक बिंदु C स्थित है कि AC बराबर BC है, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB है। तो सॉल्यूशन मान लेते हैं कि आपका एक A यहाँ पर है और एक यहाँ पर B है। इसके बीच में एक ऐसा बिंदु है C जिससे कि AC जो है BC के बराबर है। तो चूंकि दिया है AC बराबर BC, AC जो है BC के बराबर है। A और B के बीच में एक ऐसा बिंदु C है जिससे कि AC और BC आपस में दोनों बराबर हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट AC प्लस AC बराबर BC प्लस AC। दोनों पक्षों में AC जोड़ देते हैं, AC दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। चूंकि AC बराबर BC है तो दोनों पक्षों में AC बराबर से जोड़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण बराबर होता है। बराबरों को बराबर जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। इस प्रकार से AC और BC दोनों बराबर, इसमें AC दोनों तरफ जोड़ दिए बराबर है। दिस इंप्लाई दैट AC और AC हो जाएगा 2AC। इधर देख रहे हैं BC और AC, BC और AC को जोड़ते हैं तो हमारा क्या मिलता है? AB मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। इसलिए दोनों पक्षों में हम लोग 2 से भाग देते हैं, 2AC/2, इधर AB/2। AB हम लोग जानते हैं कि दो बराबरों में अगर किसी राशि से भाग दिया जाए तो जो शेषफल मिलता है वो भी बराबर होता है। तो दो बराबर राशियों में किसी राशि से भाग देते हैं तो जो शेषफल आता है वो भी बराबर होता है। तो ये बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा। इसलिए AC बराबर 1/2 AB प्रूव हो जाएगा हमारा।